चालू हो गया ना। आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है? यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए। ये इसमें है, इनका दिखता है। ठीक। आज से हम लोग जो है रिस्पायरेटरी डिजीजेज शुरू कर रहे हैं। सांस के द्वारा होने वाला जो रोग है, तकलीफ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा डिजीज है, बीमारी है जो कि सांस के द्वारा फैलता है ना। जो सांस के द्वारा मेरे शरीर में अंदर जाता है, उसमें से एक है, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस। आप जिसको बोलते हैं टीबी, टीबी हो गया या क्षय रोग हो गया, इसको क्षय रोग भी बोला जाता है। कई नामों से पुकारा जाता है। राज रोग बोलते हैं, खूब खाना पीना मिलता है खाने के लिए, राज रोग। क्षय रोग चूंकि क्षय होता है, यहाँ टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, क्षय रोग बोलते हैं। ये सांस के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें इसका जो बैक्टीरिया है जिसके द्वारा टीबी फैलता है, उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, ये जो है बैक्टीरिया, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये बैसिलाई है, ये रॉड शेप होता है, और होता है तो है ग्राम पॉजिटिव, लेकिन पिंक कलर का होता है। इस तरह का बैसिलाई होगा, ऐसा। ऐसा बैसिलाई होगा, रॉड शेप होगा और पिंक कलर का होगा। तो आप ऐसा समझते हैं कि एक तो मेरे शरीर में टीबी कहीं भी हो सकता है। बहुत सारा ऑर्गन है, स्थान है, जहां टीबी का जो ये बैक्टीरिया है वो जा करके जमा होता है और ये बीमारी क्रिएट करता है। तो इसीलिए इसको दो भाग में विभाजित किया गया है। इसको समझिए जरा सही से। अगर लंग्स का टीबी है, टीबी जो है लंग्स में हुआ, ज्यादातर टीबी लंग्स में ही होता है, फेफड़ा में। तो लंग्स में अगर टीबी हुआ है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लंग्स में अगर टीबी हुआ है तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और ये बैक्टीरिया जो है लंग्स के अलावे शरीर के और भी भाग में कहीं जा सकता है। जाता तो है सांस के द्वारा ही अंदर, पहले लंग्स में ही जाता है, पूरी बात बताएंगे आपको। लंग्स में जाने के बाद ये लंग्स से निकल करके और भी कहीं कहीं जा सकता है। ये जैसे कि ब्रेन में चला गया तो मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस होता है, मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस होता है। अगर मान लीजिए कि बोन में चला गया, हड्डी में चला गया,
तो ऑस्टियो ट्यूबरकुलोसिस होगा, है ना। एक तो हो गया लंग्स में, लंग्स में, लंग्स में अगर टीबी होगा तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और ब्रेन में अगर चला गया तो बोलेंगे मेनिंजियल, मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस। बोन में अगर चला गया, हड्डी में, तो ऑस्टियो बोलते हैं, ऑस्टियो ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह से किडनी में भी चला जाता है, किडनी में चला तो नेफ्रोटिक ट्यूबरकुलोसिस, नेफ्रोटिक ट्यूबरकुलोसिस। इंटेस्टाइन में भी चला जाता है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। फीमेल में जो है यूटेरस वगैरह में भी चला जाता है, यूटेराइन ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। तो एवं प्रकार से ये जो टीबी का जो बैक्टीरिया है ये बाद में कहीं भी लिम्फ में चला जाता है, लिम्फेटिक ट्यूबरकुलोसिस होता है। बताते हैं इसको पूरा डिटेल्स। तो इसको, ये जो हम इसलिए आपको बताया, एक जो है, एक तो हो गया पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स का टीबी, लंग्स में होने वाला टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और लंग्स के अलावे अगर शरीर के किसी भाग में टीबी है, आउटसाइड द लंग्स, लंग्स को बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और लंग्स के अलावे शरीर के किसी भाग में टीबी है तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ईपीटीबी, ईपी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लंग्स के अलावे कहीं रहेगा टीबी तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। उसी के अधीन ये सब आ गया, ब्रेन में, बोन में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, यूटेरस में, ये सब एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर मान लीजिए कि किसी जानवर में, खास करके कैटल वगैरह में, जो गाय का आप दूध पीते हैं, तो संभल के गाय का दूध आप पिएंगे, क्योंकि गाय का दूध लोग लिए, उसको उबाले और पी गए। तो एक बार थोड़ा सा उबाल देने से टीबी का बैक्टीरिया नहीं भी मरता है, जिंदा रहता है, और दूध के द्वारा भी टीबी बच्चे में आ जाता है, तो गाय का दूध बच्चा पीता है। तो कैटल में भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसको बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट्स एनिमल्स लाइक कैटल। चला गया, और आ गया, आवाज पहुंच रही है ना, आवाज पहुंच रही है ना। जी सर, पहुंच रहा है। हाँ, ठीक ठीक। तो 2015 में जो है 6.1 मिलियन न्यू केस डिटेक्ट किया गया, जिसमें 1.8 मिलियन डेथ जो है वो नोटिफाई किया गया WHO से। मतलब 18 लाख
एक साल में जो मृत्यु है वो टीबी के द्वारा हुई। तो पूरा जितना टीबी का केस मिलता है दुनिया में, उसमें 10% जो है बच्चे में मिलता है। ये एक क्लासिफिकेशन है कि 10% ट्यूबरकुलोसिस जो है किसको होता है, बच्चे में होता है। और ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड जो है 1 मिलियन बच्चा मतलब 10 लाख बच्चा जो है वो हर साल टीबी से प्रभावित होता है ना। और लगभग 1 लाख, हाँ, 1 मिलियन केसेस ऑफ पेडियाट्रिक ट्यूबरकुलोसिस आर एस्टिमेटेड टू अकर एवरी ईयर विथ मोर देन 1 लाख डेथ जो है वो टीबी से होता है। अब आइए इंडिया में। तो इंडिया जो है, इसीलिए ये आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं। भारत जो है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट्स का संख्या जो है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। और पूरे दुनिया में जितना ट्यूबरकुलोसिस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसका 1/4 केवल इंडिया में। समझिए इसको, पूरे वर्ल्ड में जितना ट्यूबरकुलोसिस का केस है उसका 1/4 पार्ट जो है सिर्फ इंडिया में। तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ये इसी से समझ में आता है। एज ग्रुप में अगर आप चलिएगा तो 15 से लेकर के और 54 साल तक का जो उम्र है उसके बीच ट्यूबरकुलोसिस सबसे ज्यादा होता है। 15 साल से शुरू होकर के 54 साल तक के बीच जो है वो टीबी सबसे ज्यादा होता है। और अगर सेक्स वाइज चलिएगा तो मेल में ज्यादा होता है। ये जो है मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। टोटल ट्यूबरकुलोसिस का 2/3 जो है, 2/3 ये मेल में होता है। मेल में। और 1/3 जो है ये फीमेल में होता है। ये सेक्स वाइज हो गया। तो मेल में ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा है, फीमेल में कम है। अब जो है फीमेल में क्या है कि देखिए, फीमेल में क्या है कि सबसे ज्यादा 15 से लेकर के 34 वर्ष तक का जो महिला है उसमें टीबी ज्यादा होता है। 34 साल तक, 34 इयर्स तक। और महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी का समस्या है, बांझपन का समस्या जिसको बोलते हैं, उसमें लगभग 10 से 20% जो है ये जो इनफर्टिलिटी का जो समस्या है फीमेल में, ये ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही है। ज्यादातर केस में जिस फीमेल को जो है इशू नहीं होता है वो इलाज कराने जाती है तो पता चलता है कि यूटरस में ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये समस्या है। भारत में जो है ये डिजीज कहा जाता है कि ये डिजीज ऑफ पुअर। अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन स्तर वालों को ये रोग नहीं होता है। ये होता किसको है, तो गरीबों में सबसे ज्यादा,
सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस जो है पुअर में होता है। मेजोरिटी और माइग्रेंट लेबरर्स, जो लेबर है, जो दूर से आए हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको होता है। उनकी उनकी इम्यूनिटी कम होती है, भोजन की समस्या उनको होती है, खान पान की समस्या होती है। फेफड़ा हमेशा वो गंदा सांस लेता है, गंदे बस्ती में रहता है। स्लम ड्वेलर्स, जो गंदी बस्ती में रहते हैं, पुअर लिविंग कंडीशंस, माल न्यूट्रिशंस, जिसको भोजन सही से नहीं मिलता है, जो पौष्टिक आहार है जिसको सही से नहीं मिलता है, और वैसे लोग जिसको पहले से HIV रोग है ना, तो पहले से HIV रोग है, उसमें भी TB ज्यादा होता है, क्योंकि वो इम्यूनो कंप्रेस्ड पर्सन होते हैं। अब आइए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये क्या दिक्कत होगी? बंद हो गया क्या? कोई जो, हाँ आ गया।
हाँ आ गया। अभी वाईफाई मतलब ये है सर्दी में नहीं खत्म हुआ। अच्छा कैमरा जो है, हेलो, थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, अब आवाज पहुंच रही है। हेलो, यस सर। हाँ ठीक ठीक। ये बार बार जो है ना, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जा रहा है, मतलब नेटवर्क चला जा रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो बता रहे थे कि टीबी फैलता कैसे है, एक आदमी से दूसरे आदमी में टीबी कैसे फैलता है। तो ये जो है, जब कोई व्यक्ति जिसको पहले से टीबी हो, जिसको पहले से जो नॉन टीबी का पेशेंट है, जो पेशेंट टीबी यानी कि स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट, जिसका स्पूटम जांच में पॉजिटिव आ गया, बलगम का जो जांच हुआ उसमें पॉजिटिव आ गया, तो वैसा मरीज जो है, जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, जोर से बोलता है, थूकता है, तो वैसे केस में क्या होता है कि उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलता है ना, ड्रॉपलेट्स निकलता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स। कुछ ड्रॉपलेट्स तो आपको दिखाई पड़ता है कभी कभी, जो कोई बोलता है, छींकता है, तो कुछ आप हाथ को यहाँ पर लाएंगे तो देखेंगे कि कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आके गिर गया, और कुछ ड्रॉपलेट्स तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो आंख से नहीं दिखते हैं, लेकिन वो हवा में फैल जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो सामने खड़ा है, सुन रहा है उसके बातों को, उससे बात कर रहा है, या सामने में से बैठा है, तो उसके सांस के द्वारा, जब वो सांस लेता है तो उसके सांस के द्वारा ये बैक्टीरिया जो है अंदर चला जाता है, उसके लंग्स में चला जाता है। ट्यूबरकुल बैसिलाई जो है वो कहाँ चला जाता है, सामने वाले व्यक्ति के लंग्स में चला जाता है। तो दूसरा व्यक्ति सांस के साथ इसको अंदर ले लेता है। अब आइए कि थोड़ा सा आपको इसमें हम समझाते हैं कि अंदर जाने के बाद होता क्या है। बैक्टीरिया तो अंदर चला गया लंग्स में, अब क्या होता है उसके साथ, कौन कौन सी बात होती है। टीबी होने तक बहुत सारा चीज अंदर होता है, कैसे कैसे होता है, क्या होता है, यही चीज आपको थोड़ा समझना है। तो जब बैसिलाई रिस्पायरेटरी ट्रैक में गया, लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद क्या होता है, ट्रैकिया में चला जाता है। ट्रैकिया जो सांस की नली है, यहाँ करके ये फैल गया, दोनों तरफ चला गया, ट्रैकिया में चला गया। ट्रैकिया में जाने के बाद जो है ट्रैकुल्स में चला जाता है, और ये जो ट्रैकुल्स है वो छोटा छोटा देखिएगा कि नली बना हुआ है लंग्स में जा करके, और सबसे आखिरी में बहुत छोटा छोटा एक थैली होता है, एयर एयर सैक बोलते हैं उसको, उसको एल्वोली बोला जाता है। हवा का छोटा छोटा थैली होता है, आप जो सांस लेते हैं ना वो वही थैली में जाता है, वो अंतिम में वो कहाँ जाता है, थैली में, एल्वोली में, और वहीं से जाके ब्लड में वो मिक्स होता है। तो बैसिलाई भी कहाँ चला जाएगा, आपके सांस के द्वारा वही एल्वोली में चला जाएगा।
लंग्स का जो एल्वोली है उसमें चला जाएगा। अब समझिए वहां क्या होता है। जब लंग्स के एल्वोली में चला जाता है तो आप पढ़े हैं, हर क्लास में आपको बताते हैं कि जब कोई बाहरी चीज आपके शरीर में जाता है, हर चैप्टर में आप पढ़ते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, या कोई भी चीज हो, फंगस हो, चाहे वो पैरासाइट्स हो, तो क्या होता है कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक सिस्टम एक काम कर रहा है। रोगों को रोकने वाला, उससे लड़ने वाला, और उसको हरा देने वाला सिस्टम हर व्यक्ति के शरीर में काम कर रहा है, हमेशा 24 घंटा। तो अब बताइए कि टीबी का बैक्टीरिया जब अंदर गया तो आपका जो ये इम्यून सिस्टम है, जो रोगों को रोकने वाला जो प्रणाली है, ये चुप थोड़े बैठा रहेगा, नहीं, तुरंत जो है शरीर को मालूम हो जाता है कि कोई बाहरी चीज आ गया, शरीर में आ गया। तो आपके शरीर में कुछ सेल्स ऐसा है जो इम्यून का काम करता है, रोग को रोकने का, जैसे बताए थे और बताएंगे आपको जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे, ब्लड चैप्टर पढ़ाएंगे, तो ब्लड में कई तरह का सेल्स होता है। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं लिम्फोसाइट्स, तो वहां पर डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे जब ब्लड चैप्टर पढ़ाया जाएगा। टी लिम्फोसाइट्स होता है और बी लिम्फोसाइट्स होता है। तो यहाँ जो टी लिम्फोसाइट्स है ये काम करता है, थोड़ी देर बाद काम करेगा। अभी देखिए, तो बेसिलाई जब एल्वोली में चला गया तो एक बड़ा बड़ा सेल होता है, उसको मैक्रोफेज बोलते हैं, याद रखिए, मैक्रोफेज बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है ये। जब बाहरी चीज कुछ अंदर जाता है ना, तो ये मैक्रोफेज क्या करता है, फैगोसाइटोज कर देता है, फैगोसाइटोसिस हो जाता है, मतलब उसको निगल जाता है। ये मैक्रोफेज क्या करेगा कि उसको निगल जाएगा। तो यहाँ भी वही हो रहा है। टीबी का जो बेसिलाई है जो अंदर गया है एल्वोली में, वहां माइक्रोफेज जो है वो उस बेसिलाई को निगल गया। देखिए कहानी है, इसको समझिएगा तो पूरी बात याद हो जाएगी। अब ये बेसिलाई कहाँ चला गया, मैक्रोफेज के अंदर चला गया। ये सेल है मैक्रोफेज, अब बेसिलाई अब इसके अंदर चला गया, निगल गया ये। तो ये जो मैक्रोफेज है ये अधिकतम चीजों को क्या करता है कि गला देता है, डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन यहाँ जो टीबी का जो बैक्टीरिया है ये बड़ा जिद्दी स्वभाव का है और हाईली रेसिस्टिव होता है। मैक्रोफेज के अंदर जा करके ये मरता नहीं है, जिंदा रहता है, और जिंदा भी रहता है और मल्टीप्लाई करता है, अपना संख्या बढ़ाते रहता है। धीरे धीरे बेसिलाई का संख्या बढ़ते चला जाए। ये मैक्रोफेज है, इसके अंदर बेसिलाई है, ये जिंदा भी बढ़ते चला जाए। लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है वो चैन से बैठने वाला नहीं है। कुछ सप्ताह तक तो ये अपना संख्या बढ़ाते रहता है, बेसिलाई मल्टीप्लाई करते रहेगा मैक्रोफेज के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि आपका शरीर जो है कोई इन्फेक्शन जो आपको हुआ,
क्यों हुआ इसका उत्तरदायी आपका शरीर है। क्यों नहीं आप वो रोक पाया। देखिए यहाँ क्या होता है। बैसिलाई एक सेल के अंदर चला गया और वो अपना संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन शरीर को तो पता है ना कि एक चीज आया हुआ है बाहर से, एक दुश्मन। उसको हम कैद तो कर लिए हैं, जेल में बंद तो कर दिए हैं, लेकिन वो अपना सैनिक अंदर बढ़ा रहा है। सैनिकों का संख्या अंदर बढ़ते जा रहा है। अब क्या करें। तो आपका शरीर क्या करता है कि कई तरह का सेल होता है शरीर में, वो सबको मैसेज देता है। जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स है, फाइब्रोटिक सेल है, एपिथेलियल सेल है, जेंट सेल है। ये सब जो है, ये सब सेल मिल कर करके एक घेरा चारों तरफ इसके तैयार करता है। एक घेरा बना लेता है, बाहर से एक घेरा बना लेता है और इस बैक्टीरिया को घेर देता है, एक बैरियर बना देता है, एक बैरियर बना देता है। इसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा याद रखिए, ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा। ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा मतलब एक चारों तरफ से एक नोड्स बन गया और बीच में टीबी का बैक्टीरिया, उसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया भरा हुआ है और बाहर से एक घेरा बन गया। इसको ट्यूबरकुलर ग्रेनुलोमा बोलते हैं। तो आपका शरीर चाह रहा है कि अंदर जो बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ से उसको घेर दो, बाहर नहीं निकले। ये ग्रेनुलोमा बन गया। लेकिन अंदर क्या होगा कि जब ये बैसिलाई बहुत ज्यादा हो जाता है तो अंदर का जो टिश्यू है उसका नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा। कुछ इंडोटॉक्सिन रिलीज करता है ये बैसिलाई, जहर, जिसके कारण क्या होगा कि ये अंदर का जो टिश्यू है वो, उसमें केसियस निक्रोसिस हो जाता है। केसियस का मतलब होता है चीज लाइक स्ट्रक्चर। चीज जो पनीर होता है ना, उजला उजला, उसी तरह का टिश्यू अंदर में बन जाएगा। तो ये जो ट्यूबरकुलर ग्रेनुलोमा है उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें केसियस निक्रोसिस होगा। मतलब बीच का वाला जो भाग है, सेंट्रल पार्ट जो है, वो चीज लाइक स्ट्रक्चर होगा या तो व्हाइट होगा या येलो होगा, जो भी होगा, और बाहर से ग्रेनुलोमा होगा। ये समझ गए थे। तो ये जो केसियस नेक्रोसिस है, ये इसको आप बाहर से भी पहचान सकते हैं थोड़ा सा। अब देखिए एक चीज और जान, अभी बताए थे आपको कि लंग्स के अलावे भी शरीर में कहीं टीबी हो सकता है। चलिए इसी को पूरा कर देते हैं। तो तब क्या हुआ कि ग्रेनुलोमा तो बन गया यहाँ, लेकिन क्या होता है कि समय के साथ आपका शरीर का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके कारण एक तो क्या होता है कि अंदर अंदर में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। इसके अंदर में हवा नहीं, जो सांस लेंगे वो हवा बाहर जो है ग्रेनुलोमा बन गया है, तो ये ऑक्सीजन अब अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है और क्या होता है
इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो टिश्यू में कहीं पर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, यानी कि हाइपोक्सिया हो गया। और दूसरा, इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है। दोनों हो गया, न अंदर ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है न अंदर ब्लड पहुंच पा रहा है। तो अंदर का जो टिश्यू है उसका नेक्रोसिस हो गया, केसियस नेक्रोसिस, चीज जैसा स्ट्रक्चर बन गया हो। तो ये जो नेक्रोसिस है, समय के साथ क्या होगा कि जैसे जैसे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, व्यक्ति कमजोर होते जाएगा, तो ये जो ग्रेनुलोमा का जो ये जो दीवार है ये भी कमजोर हो जाता है समय के साथ, और अंदर का प्रेशर बढ़ते चला जाता है, और एक समय आता है कि ये फट जाता है, रप्चर हो जाता है, रप्चर। ग्रेनुलोमा जो है रप्चर हो जाता है, और ये जो बेसिलाई है ये बाहर आ जाता है। एक चीज और होता है, देखिए कितना टाइम हुआ, बहुत पढ़ना तो इसमें बहुत सारा। चलिए थोड़ा सा बताते हैं। ये जो चीज जैसा स्ट्रक्चर अंदर बना है, केसियस नेक्रोसिस जो हुआ है, वो समय के साथ लिक्विफाई भी हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैविटी बन गया। कैविटी का क्या मतलब हुआ, कोई स्पेस बन गया जिसमें लिक्विड भर गया, तो उसको बोलते हैं कैविटी। तो कैविटी बन जाता है जगह जगह। वही आप एक्सरे जो देखते हैं, तो जब कैविटी बन गया ना तो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो गया। आप उसको यहीं से टीबी का लक्षण उसको आ जाएगा। अब टीबी का लक्षण उसमें आ जाएगा उस व्यक्ति में, क्योंकि कैविटी बन गया। तो कैविटी बन गया, अब एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो गया। जब टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा कि उसको खांसी होगा, ठीक है, उसको खांसी होगा। और क्या होगा, क्रोनिक कफ होता है। जो म्यूकस है, जो म्यूकस था है, म्यूकस का काम तो था है कि आप जो सांस लेते हैं, सांस में जो गंदगी है, डस्ट पार्टिकल, बहुत सारा चीज होता है हवा में मिला हुआ है, वो म्यूकस में सट जाता है, और प्योर जो ऑक्सीजन है या जो भी नाइट्रोजन है वो सब फेफड़ा में जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि जहां पर कैविटी बन गया वहां पानी भर गया, अब म्यूकस जमा होने लगेगा और वही बलगम बन करके बाहर निकलेगा। तो क्रोनिक कफ होता है, क्रोनिक कफ होगा। और दूसरा हीमोफाइसिस। हीमोफाइसिस बोलते हैं खून वाली खांसी। हाँ, ऐसा खांसी जिसमें बलगम के साथ खून भी आता है, ब्लड आता है, तो हीमोफाइसिस हो जाएगा उसको, और बुखार रहने लगेगा, फीवर, और वेट लॉस होगा। क्या होगा, वेट लॉस होगा, बुखार रहेगा, वेट लॉस होगा, और रात में स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है। ऐसे रोगी को ये चार लक्षण
जरूर होता है। बुखार, खांसी, ठीक है, कफ होगा, वेट लॉस होगा, रात में पसीना निकलेगा, हिमोफाइसिस होता है, खून वाली खांसी होगी। ये अगर लक्षण किसी में दिख रहा है तो सपोज कीजिए कि, उम्मीद कीजिए कि उसको टीबी हो सकता है। टीबी हो सकता है तो इसमें अब आइए थोड़ा सा 2 लाइन और जान लीजिए। अभी जो आपको बताए कि ये ग्रेनुलोमा जब टूट जाएगा तो बेसिलाई बाहर निकलेगा। अब बाहर निकल गया, ये दीवार तो रप्चर हो गया, तो बाहर निकलेगा तो ये लिम्फ के द्वारा या ब्लड के द्वारा शरीर के अन्य पार्ट में पहुंच जाएगा, दूसरे भाग में। अब मान लीजिए कि ब्रेन में चला गया तो खांसी नहीं होगा। खांसी जो होता है, ये जो लक्षण आपको बताए, खून वाली खांसी या बलगम आना, बुखार होना, ये वेट लॉस, ये सब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ये सिम्टम है। लंग्स के अलावे अगर कहीं चला गया बैक्टीरिया तो वहां भी टीबी होगा, लेकिन लक्षण कुछ और होगा। बुखार उखार हो सकता है, जैसे ब्रेन में हो गया तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाएगा। किडनी में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, तो जहां जहां जाएगा उसका लक्षण अलग अलग होता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, पेट में भोजन पचना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी बात है। लिम्फ नोड्स में चला जाता है तो लिम्फ जो है बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, हर जगह जाकर के बैक्टीरिया जमा होता है वहाँ। बुखार उखार तो रहता ही है। बुखार और वेट लॉस जो है ना, ये 2 चीज जो है ये कॉमन है, होता ही है। तो जिस दिन एक जो ये इंक्यूबेशन पीरियड है, जिस दिन बैसिलाई आपके शरीर में अंदर गया, बैक्टीरिया आपके शरीर में अंदर गया, और जिस दिन पहला लक्षण शरीर में आया, उस बीच का जो पीरियड है उसी को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और ये 3 से लेके 6 सप्ताह तक लगता है। ये पूरा चीज डेवलप होने में शरीर में 3 से लेके 6 सप्ताह। मान लीजिए कि टीबी का लक्षण आज किसी को आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल ही सांस लिया और आज टीबी हो गया, नहीं। 3 से लेकर के 6 सप्ताह पहले कभी उसको, देखिए किसी को पता नहीं होता है ना कि आगे सामने वाले को टीबी है। आप भीड़ भाड़ वाल, देखिए कुछ चीज जान लीजिए, बता रहे हैं, 1 मिनट। अभी आपको बताए थे कि ऊपर में कि भारत में जो है या कहीं भी जो पुअर सोसाइटी का जो पर्सन है, जो पुअर सेक्शन में बिलोंग करता है, उसी में ज्यादातर 90% टीबी उन्हीं लोगों को होता है। तो उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जो रोड पर जो झाड़ू लगाता है, झाड़ूदार स्वीपर जो है, उसको होता है टीबी। उसको टीबी क्यों होता है? तो टीबी का जो मरीज है, जो हंसता है, चीखता है, कूदता है, बोलता है, से ड्रॉपलेट से बाहर निकला, वो से भारी है, वो ज्यादा देर तक हानि नहीं रहता, धीरे धीरे सेटल हो करके जमीन पर बैठ गया। अब जमीन पर तो बैठ गया, लेकिन क्या होता है कि कितना ही धूप हो जाए, बारिश हो जाए, पानी हो जाए, जो भी वेदर में चेंजिंग हो जाए, वहां पर चाहे कीचड़ हो, गड्ढा हो, साफ हो, सूखा हुआ हो, डस्ट हो, मिट्टी हो,
वो बैक्टीरिया जिंदा रहता है, लगभग 60 दिन तक जिंदा रहता है। तो रोड पर तो सारे लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, टीबी का मरीज भी तो चल रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, बोल रहा है, उसका जो बैक्टीरिया है वो नीचे गिर रहा है जमीन पर। और जो झाड़ूदार हैं, रोड पर जो झाड़ू लगाते हैं, तो जब वो झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है, डस्ट ऊपर उड़ता है। तो जब डस्ट ऊपर उड़ता है तो उस डस्ट में वो टीबी का बैक्टीरिया भी है, डस्ट के साथ जो है वो भी आ गया और कहाँ चला गया, उसके नाक में, सांस के द्वारा अंदर चला गया। तो अगर किसी को टीबी हुआ है, ऐसा नहीं जानबूझ करके तो कोई थोड़े बैक्टीरिया जो है सांस के द्वारा अंदर ले रहा। होता क्या है कि अगर आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमेशा आपका ड्यूटी है, रहना आपकी मजबूरी है, मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पर ही आपको काम करना है, आपको बस स्टैंड में काम करना है, आपको बाजार में काम करना है, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में दुकान लगा रहे हैं जहां हमेशा लोगों से आपको घिरा हुआ रहना, आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं जहां खूब भीड़ भाड़ है, तो आपको पता नहीं है कि ये जो कम्युनिटी है उसमें किसको टीबी है, ये सामने वाले को पता नहीं होता है। उसी में अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है, जोर से बोल रहा है, थूक रहा है, तो इसका प्रिकॉशन यही है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाका में अगर आप चलते हैं तो एक मास्क लगा लीजिए। अगर मास्क नहीं है तो एक रुमाल लेकर के और बांध ले मतलब अपने नाक को और मुंह को अगर आप ढके रहते हैं, कहने का ये मतलब है कि अगर आपको किसी हॉस्पिटल से गुजरना है तो आप अपना नाक और मुंह जरूर ढक लीजिए। देखते हैं कि अगर कोई झाड़ूदार रोड पर झाड़ू दे रहा है, डस्ट उड़ रहा है, तो लोग जब गुजरता है तो रुमाल निकाला और ऐसे नाक पर डाल लिया, सही करता है, वो सही कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए, इसलिए कि उस डस्ट में बैक्टीरिया है जो अंदर अंदर चला जाएगा। हालांकि देखिए, बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा, इसमें तो एक क्लास का ये अथी है, कितना आपको बताएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उसको टीबी हो ही जाएगा। बहुत लोगों के शरीर में वो बैक्टीरिया अंदर है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो उसको टीबी नहीं हुआ। लक्षण जब आया ही नहीं तो टीबी है ही नहीं, बैक्टीरिया अंदर जाकर सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। तो कंट्रोल जो है, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सेम एज लाइक अदर इन्फेक्शस डिजीज, जो सांस के द्वारा जो और रोग होता है उसको जैसे कंट्रोल करते हैं उसी तरह से इसको कंट्रोल करेंगे। और मेजर जो इसका कंट्रोल का जो ये है वो वैक्सीनेशन है। बच्चे में बीसीजी का वैक्सीन दिलवा देते हैं बच्चा को, जानते ही होंगे आप लोग बीसीजी का वैक्सीन। और केस फाइंडिंग एंड ट्रीटमेंट, अगर रोगी पता चल जाए तो खोज करके जिसको 3 सप्ताह से ज्यादा खांसी रह गया है उसको तो तुरंत टीबी का जांच करा ही लेना चाहिए। इवन कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी है, आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्त को, आपके समाज में, तो उसको पहला इंस्ट्रक्शन यही दीजिए कि अपने मुंह को ढक ले, मास्क लगा ले। तो कम्युनिटी जो है वो संक्रमण जो है वो बच जाएगा। तो आपका देश जो अभी दुनिया में टॉप पोजीशन पर है ट्यूबरकुलोसिस के मामले में, वो नहीं रहेगा। कहा जाता है ना कि जानकारी ही बचाव है, ये बात। तो बचपन में जो बीसीजी का वैक्सीन लगता है, देखे होंगे सबको लगा हुआ होगा, यहाँ पर जो है ये बाएं हाथ में यहाँ पर एक निशान होगा
आप कपड़ा खोल के देखिएगा, यहाँ पर एक निशान होगा, यहाँ पर वो बीसीजी के वैक्सीन का निशान होगा। हर लोगों को बचपन में ही लग जाता है बीसीजी। तो 90% आपका प्रोटेक्शन हो जाता है, 100% नहीं होता है, 90% प्रोटेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर बीसीजी का वैक्सीन लगा हुआ है, टीबी होगा भी अगर 10% लोगों को, तो खतरनाक ढंग से नहीं होगा, ठीक हो जाए। लैब डायग्नोसिस में आइए कैसे इसका जांच फांच करते हैं। तो बहुत तरह का जांच है इसमें। माइक्रोस्कोपी ऑफ स्पूटम स्लाइड, जो बलगम लेते हैं उसका जांच कराते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है और उसमें टीबी का बैक्टीरिया दिखाई देता है और रिपोर्टिंग हो जाता है। रेडियोग्राफी के लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे में स्पष्ट जो है, जो अभी बताए थे ग्रेनुलोमा है ना, ये दिखाई पड़ता है। जो नेक्रोसिस है वो दिखाई पड़ेगा, कैविटी बन जाता है एक्सरे में। स्पूटम का कल्चर करते हैं, सीबी नेट करते हैं, समझ गए ना। तो ये सब जो है करते हैं। और एक नया मशीन इधर आ गया है, सीबी नेट। तो ये बड़ा आसान हो गया है। ये टीबी का जांच जो है इससे कर लेते हैं, स्पूटम का सीबी नेट कर लेते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट बड़ा आसान टेस्ट है। स्किन में जो है एक ट्यूबरकुलिन सॉल्यूशन आता है, उसको स्किन में डाल देते हैं। 48 घंटा के बाद रिपोर्टिंग देखते हैं। इसमें इंड्यूरेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इंड्यूरेशन फॉर्म होता है तो समझते हैं कि ये स्पष्ट जांच नहीं है टीबी का। ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है ये स्पष्ट टीबी का जांच नहीं है, केवल स्क्रीनिंग करते हैं। बस एक पता चलता है कि शरीर में टीबी का बैक्टीरिया या तो है या पहले कभी टीबी का बैक्टीरिया से भेंट हुआ है इस शरीर को, या ये शरीर टीबी के बैक्टीरिया को पहचानता है। ये टेस्ट यही बताता है। जीन एक्सपर्ट बहुत ही एडवांस टेस्ट है ये। अब तो हर जगह हो गया है, पहले ये सब टेस्ट नहीं था तो पहचानने में मुश्किल होती थी। यही दो मेथड था पहले, स्पूटम का जांच और रेडियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे। अब तो बहुत सारा एडवांस टेक्निक हो गया टीबी को पहचानने के लिए। तो ये सब जीन एक्सपर्ट है, ये टेस्ट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के लिए जो है आप जाइएगा तो बहुत सारी दवा है, समझ गए, जो इसमें एलोपैथी दवा जो है। लेकिन ये केवल आपके जानने के लिए है। आप इस मेथड से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं पेशेंट कि पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए जो पल्मोनरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वही कर सकते हैं। क्योंकि वो दवा का जो डोज है वो फिक्स करना पड़ता है और कौन सी दवा चलेगी उसको ये समझना पड़ता है। तो केवल जानने के लिए आप समझ लीजिए कि ये सब मेडिसिन है, रिफेम्पिसिन है ना, ये सब है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पायराजिनामाइड है, इथम्बुटॉल है, ये सब मेडिसिन है। क्विनोलोन्स है, ये सब सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन है ना, ये सब दवा है। तो ये केवल आपको जानकारी के लिए है। मेडिसिन तो आपको, आप जिस मेथड से ट्रीटमेंट करते होंगे अपने पेशेंट को अल्टरनेटिव मेडिसिन से, उसी तरह से करेंगे। तो ये ट्यूबरकुलोसिस है। बहुत सारी बातें जानने के लिए है आपको, सब आप समझ गए। पैथोफिजियोलॉजी, कैसे बैक्टीरिया शरीर में अंदर गया, कैसे वो ग्रेनुलोमा बनाया, कैसे ग्रेनुलोमा का रप्चर हुआ, कैसे बेसिलाई वहाँ कैविटी बना, कैसे जो है सिम्टम डेवलप हुआ, कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे कैसे अदर पार्ट में बैक्टीरिया चला जाता है, कहाँ कहाँ टीबी होता है, सब चीज आपको इंडिया में कितना है, वर्ल्ड में कितना है, हर बात आप समझ लिए इस क्लास में। बस नेक्स्ट क्लास जो है इसका जो है अदर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस जो भी है, जैसे कि मिजिल्स है, मम्प्स है, रूबेला है ना, ये सब जो है चिकन पॉक्स है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग एक एक क्लास करके, या अगले क्लास में एक ही क्लास में 2-3 डिजीज एक ही साथ पढ़ा देंगे। फिर अगले क्लास में 2-3 डिजीज
एक ही साथ पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर और भी कुछ होगा। डेंगू फीवर है, बहुत सारी चीज अभी पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। कुछ पूछना है क्या इसमें आपको, ट्यूबरकुलोसिस में? आज जो बताया आपको ट्यूबरकुलोसिस, इसमें किसी को कुछ जानना है? सर चाह रहा था जैसे वहाँ जो ब्लास्ट होता है उसका, जो बैक्टीरियो का जो था, उससे बाद में क्या होता है, वहाँ पे कैविटी बने, वो मतलब रप्चर हो जाता होगा, फिर वो स्प्रेड करता होगा। हाँ हाँ हाँ, यस यू आर राइट। जो देखिए, जो ग्रेनुलोमा है ना, आप जो है अगर ऊपर से कहीं आपको दिख रहा है शरीर में ग्रेनुलोमा बना हुआ, तो आप समझ सकते हैं उसको कि टीबी का। ग्रेनुलोमा कई तरह का होता है, जैसे गांठ बन गया है कहीं पर, मान लीजिए शरीर में, उसमें जो ग्रेनुलोमा है वो तो बाहर से नहीं दिखेगा, वो तो आप एक्सरे में देख पाइएगा, समझिए इसको। लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर कहीं है तो वहां भी ये काम होता है। ग्रेनुलोमा वहां भी बनता है, किडनी में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, यूट्रस में, तो ग्रेनुलोमा वहां भी बनेगा, केवल लंग्से में नहीं बनता है, हर जगह बनता है। तो क्या होता है कि दो तरीका जो बताए आपको, कैविटी जो बनता है, एक तो ये है कि ये जो ग्रेनुलोमा जो बना, इसके अंदर बैसिलाई भरा हुआ है। तो आपको बताए थे कि केसियस नेक्रोसिस हो जाता है, यहाँ का जो टिश्यू है वो चीज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, पनीर के जैसा, उजला उजला। तो बाहर से अगर कोई ग्रेनुलोमा आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ग्रेनुलोमा आपको गांठ दिख रहा है, समझिए इसको। अब इस गांठ में आपको एक ही चीज देखना है कि इस गांठ के सेंटर में, बीच वाले भाग में, अगर वो उजला है, ठीक है, अगर वो उजला है या पीला है, या पीला और उजला के बीच में है, और ये मुलायम है, ये जो गांठ है, लम्स जो बना, ये अगर मुलायम है, सॉफ्ट है, तो आप 90% समझिए कि ये टीबी का ग्रेनुलोमा बना हुआ है। ये गांठ जो है ये टीबी का, आप जांच कराइएगा, टीबी निकल के आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो पूछे कि कैविटी जो बनता है ये दो तरीके से, एक तो ये तो जो ग्रेनुलोमा, इसके अंदर जो नेक्रोसिस टिश्यू का हुआ है, वो बाद में चल के लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये द्रव में। तो जब द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सैक बन गया, एक गठरी बन गया, उसमें पानी भरा हुआ है, समझिए, तो वही हो गया, कैविटी बन गया, तो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो गया। और दूसरा कि ये अगर फट गया, रप्चर हो गया, तो बैसिलाई बाहर निकल जाएगा। अब बैसिलाई बाहर निकल गया तो ये खाली स्थान हो गया, तो कैविटी बन गया। यही कैविटी आप एक्सरे में देखते हैं। और बोलिए। थैंक यू सर। और किसी को कुछ जानना है तो बोलिए। थोड़ी देर में नेक्स्ट ये सेकेंड ईयर का भी शुरू करेंगे। अभी जो लीवर पढ़ा रहे थे, लीवर सिरोसिस, आज लीवर लास्ट हो जाए, समाप्त कर देंगे। हेलो हाँ बोलिए। सर, ब्रेन में होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फिर से बोलिए। फिर से बोलिए, रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, ब्रेन में जो इन्फेक्शन होने से क्या क्या समस्या हो सकती है? ब्रेन में देखिए, ब्रेन के ऊपर जो है डायरेक्ट कोई चीज ब्रेन के अंदर नहीं चला जाएगा, पहली बात। ब्रेन में का मतलब है
कि ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग चीज है, पढ़े होंगे आप लोग, ब्रेन जब पढ़े होंगे, एक मेम्ब्रेन है, एक जो है आवरण है जो ब्रेन को ढके हुए। तो बैसिलाई जो जाएगा वो जो आवरण है उसी में इन्फ्लामेशन पैदा करेगा, उसमें सूजन बढ़ाएगा। जब उसमें सूजन होगा तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, नाम है इसका मेनिंजाइटिस, पढ़े होंगे आप, मेनिंजाइटिस आपको बताए भी है। तो मेनिंजाइटिस का एक ही कारण नहीं है, मेनिंजाइटिस का बहुत सारा कारण है। केवल टीबी के बैक्टीरिया के कारण ही मेनिंजाइटिस नहीं होता है, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया के कारण भी मेनिंजाइटिस होता है यहाँ। तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस उसको बोलते हैं। अगर ब्रेन में चला गया तो मेनिंजियल इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको बोलेंगे ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। वायरस के कारण होता है तो बोलते हैं वायरल मेनिंजाइटिस, फंगस के कारण होता है तो बोलते हैं फंगल मेनिंजाइटिस। बात समझे? हाँ, तो यहाँ पर टीबी के बैक्टीरिया के कारण मेनिंजाइटिस हुआ है तो इसको ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस बोलेंगे। इलाज तो वही करेंगे, टीबी का ही इलाज करेंगे, लेकिन जो ब्रेन, ये जो मेनिंजियल का जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसके लिए कुछ अलग से दवा देंगे ताकि उसका सूजन कम हो जाए। लेकिन टीबी का तो इलाज करना ही पड़ेगा ना। बोलिए, आगे बोलिए। हेलो हेलो हेलो। ओ, लगता है ये हो गया। अच्छा, वो सेकेंड ईयर वाला, हाँ ये हो गया।